नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर कौशिक चौधरी और आज एक बार फिर से मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हूँ। पिछली बार मैं आया था जब हमने बात की थी पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद, और उसके बाद पाकिस्तान को किस तरह का जवाब दिया जा सकता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसलिए मुझे लगा कि अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही जिसको बोलते हैं कि भव्य विजय हमने प्राप्त कर ली है उस पहलगाम हमले के बदले में जो जवाब देना था हमें उसमें। तो उसके बाद अब क्या संभावनाएं बचती है ये जो पाकिस्तानी समस्या है उसके सामने भारत की, और भारत को ये पाकिस्तानी समस्या का हल किस तरह ढूंढना चाहिए और आगे अब किस तरह से नेविगेट करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैंने शीर्षक भी दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर की भव्य सफलता के बाद भी भारत की सभ्यता, भारत के नेताओं और भारत की राजनीतिज्ञों को, नहीं नेताओं और सरकारों को भारत के इतिहास से जो कुछ सबक सीखने हैं वो हमें याद रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जब पहले दिन हमने स्ट्राइक की 9 जगहों पर आतंकवादियों की, और उसमें जो हमें सफलता मिली, उसके बाद हमने कहा था पाकिस्तान को कि हमने सिर्फ आतंकवादियों की जगहों पर ही अटैक किया है, हमने सेना और सिविलियन लोगों पे अटैक नहीं किया है। तो आप अटैक नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे हमारी सेना पर तो हम रिप्लाई करेंगे। पाकिस्तान ने उस रात 15 मिसाइल या ड्रोन फेंके, उसको हमने इंटरसेप्ट कर दिया और फिर हमने हमला किया दूसरे दिन। तीसरी रात फिर से पाकिस्तान आया, उसने बहुत बड़ा हमला किया और हमने उसका भी बहुत बड़ा जवाब दिया। आखिरकार हमारे हमले इतने पावरफुल थे क्योंकि हमने उनके सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया था और उनके सारे जो रनवे है फाइटर जेट के 11 एरोड्रामा वगैरह उन सबको तोड़ दिया था। तो उनको युद्ध विराम के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी और युद्ध विराम हुआ। तो अब तक की ये कहानी है। कुछ समाचार ये भी आ रहे हैं कि हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल उस जगह पर गिरी थी नजदीक में जहां उनका न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल जो है वो वहां पे स्टोर था, और वहां पे कुछ लीकेज की भी खबरें आ रही है। हालांकि हमारी एयरफोर्स ने उसको डिनाई किया है कि हमने ये नहीं किया, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसी न्यूज आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब ये सब तो हो गया, बहुत ही अच्छी विजय रही। सबसे बेहतरीन चीज ये रही कि हमें ये देखने मिला कि हमारी सेना, खासकर एयरफोर्स कितनी भव्य हो चुकी है, कितनी सशक्त हो चुकी है। मतलब हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम ऐसा नजारा देखेंगे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर 300-400 मिसाइलें एक रात में फेंक रहा है और उसमें से कोई मिसाइल हमारे जमीन को टच नहीं कर पा रही है। ऐसी सेना हमको देखने मिलेगी ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। बहुत से बड़े बड़े दिग्गजों ने भी नहीं सोचा था, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिसर है उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो उसके लिए तो पूरा श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी को, और कुछ श्रेय जाता है मनोहर पर्रिकर जी को भी, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है अभी। उनका देहांत हो चुका है काफी सालों पहले, लेकिन उन्हीं को सबसे पहले रक्षा मंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पहली टर्म में लाया था, और उन्हीं के कहा जाता है कि दूरंदेशी दृष्टि से ये पूरी ये S-400 वाली पूरी जो परचेज है वो हुई थी। तो ये पूरा एयर डिफेंस उनका विजन था, और हमें बहुत ही खुशी हुई है ये सशक्त आर्मी देखकर। एक बहुत ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाए ऐसा देखने को मिला 2-3 दिन। एक सशक्त भारत दिखा। हमारी इसी इकोनॉमी में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ में इतनी सशक्त सेना के साथ हम जब अब दुनिया के सामने लोकेट हुए हैं तो भारत का दुनिया में दबदबा बनेगा। तो ये तो पॉजिटिव साइड्स हो गई, और नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत ही सही मायने में इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जो हम उनसे ले नहीं सकते और लेना चाहिए नहीं, कोई वजह नहीं। लेकिन पूरे इस मिशन के दौरान मेरा जो दृष्टिकोण रहा वो पता नहीं कैसे इस बार सरकार को ज्यादा पुश करने वाला रहा, क्योंकि मुझे एक तो अच्छा नहीं लगा कि वो जिस तरह से पहली बार अटैक कर देने के बाद आतंकवादियों के ठिकाने पर जिस तरह से हमारी सरकार कह रही थी कि अब हमें हमला नहीं करना है, अगर आप करेंगे तो हमें करना पड़ेगा, वो बात मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने एक बार कह दिया कि भाई हमने आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया है, अगर आप हमारी सेना पर करेंगे तो वो हमारे भारत देश पर आक्रमण माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा, और हम उसका जवाब फिर भारी तबाही के साथ देंगे। लेकिन ऐसा 2 बार पाकिस्तान ने किया, और दूसरी बार तो 300 मिसाइलों के साथ हमला किया।
जो अगर हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, ये जो पिछले 6-7 साल में जो पूरा एडवांसमेंट हुआ है वो नहीं हुआ होता, और वो 300 मिसाइल में से 150 मिसाइल भी, आधी मिसाइल भी अगर भारत की जमीन पर गिरती तो कितनी बड़ी तबाही होती। इसको ध्यान में रखकर मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से उस वक्त भी लगा था और आज भी अभी भी लग रहा है कि भारत को बहुत ही ज्यादा वहां पे डैमेज करना चाहिए था पाकिस्तान में, और 5-6-7 दिन तक युद्ध को इस तरह से खींचना चाहिए था कि जैसे हम बलूचिस्तान को ऊपर हवा से एयर फायर, कवर फायर दिए और उसकी सेना को मैसेज दे दिया जाए कि तुम आगे बढ़ो और पूरा जो भी एरिया तुम्हें कवर करना है कर दो, ऊपर से हम फायर करेंगे, दूसरी जो भी जरूरत होगी हम देंगे। ये फैसला इस बार डाल देते हैं, ये फैसला कर देते हैं कि बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क घोषित करके ही बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये तो आज भी लोग कह रहे हैं और उस वक्त भी था कि न्यूक्लियर वेपन तो कोई यूज कर नहीं सकता। न्यूक्लियर वेपन करने की बारी जब भी आती अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा, हम तो करने वाले नहीं थे, पाकिस्तानी धमकी देता वो सब, तो अब अमेरिका और वो सारे देश बीच में आने ही वाले थे। अब वो लोग इजराइल को भी रोकने आए थे। शुरुआत में उन्होंने इजराइल को करने दिया, फिर एक वक्त के बाद वो सब रोकने आए थे, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया था कि जब तक ये मेरा टारगेट अचीव नहीं हो जाता मैं स्टॉप नहीं करूंगा। तो ऐसा भारत कह सकता था, और एक हफ्ते तक अगर इस युद्ध को हमने खींचा होता तो शायद बलूचिस्तान और सिंध हम चले जाओ। सिंध तो हमारे गुजरात में जो कच्छ है वहां से बहुत ही सीधी लाइन पड़ती है वहां पे, तो हम बिल्कुल ही ऐसे ही आर्मी को वहां भेज देते ऊपर से कवर फायर देते हुए, तो सिंध पूरा कट हो जाता पाकिस्तान से, और नेवी अगर कराची को बॉम्बार्डिंग करती तो सिंध और बलूचिस्तान आज भी काफी इजी है। आज जो परिस्थिति है पाकिस्तान की उस मामले में काफी इजी है। तो और यही वक्त है मेरे ख्याल से, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर है, सैन्य के रूप से कमजोर है, और उसके अंदर वो 3 जगहों पे एक तरह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, रिवॉल्ट फेस कर रहा है। तो ये सही वक्त है, इसको चुकना नहीं चाहिए था। ये मेरा दृष्टिकोण था और आज भी है कि बहुत से लोगों का है एक्चुअली। अब क्योंकि हमारी सेना और हमारी सरकार को हम एक लिमिट से ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ऐसी बात में, जहां उन्होंने जो किया है वो भी कम नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा खींचना मैं नहीं चाहता। लेकिन जो मैसेज है वो मैं देना चाहता हूं इतिहास की नजरों से। आज हम जिस वक्त पे खड़े हैं वो बिल्कुल वही वक्त है, बिल्कुल वैसा ही वक्त है जैसा 1000 साल पहले हमारे पूर्वज खड़े थे। आज से 712 में जब मीर कासम पहली बार सिंध आया और सिंध उसने जीत लिया, तो 712वीं साल थी। और उसके बाद एक 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के सामने हार हुई, वो जो 478 साल है, 478 ईयर्स, तकरीबन 500 साल, वो 500 साल तक ये इस्लाम जो है वो आज की जो पाकिस्तान की भूमि है वहीं पर था। वो आज की जो भारत की भूमि है उसमें आ नहीं पाया था। वो आया कब? जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आके बैठ गया, तब जाके भारत की इस भूमि में इस्लाम की एंट्री हुई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बाकी सारी देश और सभ्यताएं जो वो 40-50 साल में जीतते हुए आ रहे थे, हमने तकरीबन 500 साल तक उन्हें सिंध और आज के उनका वो जो ये सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर वाला एरिया है वहीं पर हमने उनको रोक के रखा था 500 साल तक। 500 साल में और वो जो रोक के रखा था वो ज्यादातर लोग कौन थे? उनमें कहा जाता है ये राणा प्रताप और उनकी जो पूर्वज थे महाराणा सारे मेवाड़ के, जाट लोग थे ग्राउंड पे। ऊपर अगर हम जाते हैं कश्मीर में तो वहां ललितादित्य करके एक महान राजा हो गए, वो सब थे वहां पे। तो 500 साल ये पूरा जो हमारी पश्चिम बॉर्डर है उसने उन लोगों को रोक के रखा था। लेकिन एक पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और वो भी सीधी हार नहीं हुई, उन्होंने मोहम्मद गौरी को बहुत बार छोड़ दिया जीतने के बाद। और जैसे ही मोहम्मद गौरी पहली बार जीता, पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने मार दिया या जो भी उन्होंने किया, उसके बाद वो मोहम्मद गौरी जो है वो बैठ गया दिल्ली में, और आज हम इस पोजीशन में हैं। तो आज जो भारत है वो बिल्कुल उसी स्थिति में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे अंदर भी 15-20% मुस्लिम पॉपुलेशन है। दूसरा फर्क ये है कि हमारा जो पूर्व छोड़ है पश्चिम बंगाल वाला और ये इंडोनेशिया वाला, वो भी इस्लामाइज हो चुका है। तो हम सिर्फ बीच में ही है। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक तरह से लॉन्च पैड है ये इस्लामी सोच की। इस्लामी सोच मतलब क्या? कि हमें पूरी धरती पर इस्लाम ताबीज करना है। ये जो सोच है, इसका अगर कोई बेस है, उसका अगर कोई हेडक्वार्टर है, तो वो पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान इज अ सक्सेस स्टोरी उनके लिए, कि जैसे हमने पाकिस्तान अलग कर दिया, जैसे बांग्लादेश अलग कर दिया, जैसे वो हमने जमीनें तैयार की, वैसे हमें और करनी है भारत को तोड़ते हुए, या भारत को पूरी तरह से उसको करना है। ये सोच आ रही है क्योंकि वहां पे बेस बने हुए हैं। जब तक आप उन बेस को नहीं तोड़ोगे, आप
ये सोच को भारत के अंदर भी खत्म नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी, वही सोच फ्यूल करती है, शक्ति देती है कश्मीर में आतंकवाद को। कश्मीरी लोगों जो मुस्लिम है 95% पॉपुलेशन या 99% पॉपुलेशन, उसको भी फ्यूल वही करता है कि पाकिस्तान बेस है, एक बैठा हुआ है वहां, बाप बैठा हुआ है, तो वो उसको कह रहा है कि बेटा तुम ये करो, मैं बैठा हूं। और बेटे को, जो कश्मीरी आवाम है, उसको ऐसा लगता है कि मैं भी पाकिस्तान बन सकता हूं, एक फुल्ली इस्लामिक नेशन बन सकता हूं। तो ये उनके अंदर की एक भाव है, उनके अंदर का स्वप्न है पाकिस्तान बनना। अब ये जो हैदराबाद वाले हमारे ओवैसी वगैरह जो अभी अच्छा बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने पिछले 1-2 साल में, वो इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान कमजोर पड़ा है। और ये इसका सबक है कि अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो ये कितने अच्छे अच्छे बन जाएंगे। लेकिन यही पाकिस्तान अगर 1970 में जिस तरह की एक सक्सेस स्टोरी था पश्चिमी देशों की सपोर्ट की वजह से, और वो पश्चिमी देशों का एक डार्लिंग था पाकिस्तान, तो उस वक्त जैसा पाकिस्तान अगर फिर से बन जाता है 10-15 साल में, वो अपनी गलतियों को सुधार देते हैं और अपने सारे गठबंधन वापस वैसे बना देते हैं, तो आप देखेंगे कि यही ओवैसी और इन सारे लोगों की जो कथनी है वो वापस फिर से वैसी होने लगेगी, क्योंकि उनको शक्ति वहीं से आती है। तो पाकिस्तान को डिसमेंटल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मैंने वो 500 साल पहले का उदाहरण दिया वो ये था कि 500 साल पहले अगर हमारे वो जाट राजा, हमारे वो जो सबसे ज्यादा तो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो, और ललितादित्य और वो सारे जो हमारे राजा थे, उन्होंने क्या किया, इन लोगों को सिर्फ अंदर आने से रोका 500 साल तक। लेकिन उन्होंने गलती ये की, उन्होंने उनको वहां पर जीने दिया, रहने दिया। उनको जब 500 साल में उनको ये पता हो जाना चाहिए था कि इन लोगों की सोच क्या है, इन लोगों की मेंटालिटी क्या है, और अगर हम लोग यहाँ पे हार गए कभी ना कभी भविष्य में, तो ये लोग अंदर आ जाएंगे और क्या होगा यहाँ पे हमारी इस भूमि में। ये सोचकर उनको वहां जाकर अटैक करना था, उनको सिंध और पेशावर और इन सारी जगहों से भी उनको खदेड़ना था। वो कभी प्रो एग्रेसिव नहीं हुए वहां पे, जिसको बोलते हैं कि प्रो वॉर अगर हम कहें। अब हम युद्ध के लिए उत्साही नहीं हो सकते, लेकिन हम सभ्यता के रक्षण के लिए तो उत्साही हो सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा धर्म है। तो ये जो मेंटालिटी है कि पाकिस्तान हम पर हमला करेगा तो हम जवाब देंगे, वो आज से 500 साल पहले वो हमारे राजाओं की भी थी कि ये सिंध में से अगर कोई आएगा तो हम उनको मार के भगा देंगे। पृथ्वीराज चौहान की भी यही थी कि गौरी आएगा तो मैं उसको मार के भगा दूंगा या छोड़ भी दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं देखूंगा कि ये बार बार गौरी आ रहा है, तो जो ये जहां से आ रहा है लाओ मैं वहां ही जाके उसको खत्म कर दूं या उसी एरिया को मैं ले लूं। ये हमारे राजाओं ने कभी नहीं सोचा। पृथ्वीराज चौहान ने जब उसको छोड़ दिया बार बार, या बाकी वो सारे आगे के 500 साल के राजाओं ने भी जब उन लोगों को छोड़ दिया, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं हार गया और ये लोग अंदर आ गए तो मेरी प्रजा को कैसा राजा मिलेगा और मेरी प्रजा का हस्न क्या होगा। एक राजा के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी प्रजा को ये लोग नहीं मिलने चाहिए। ये सेंसिटिविटी अगर भी होती उनमें, या वो उन्होंने सोचा होता और उन्होंने वहां जाकर अटैक किए होते, तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। तो ये सबक हमारे पूर्वजों की ये गलती मानी जाती है। जो इतिहास के जानकार है, जो बहुत डीप रिसर्च करते हैं, इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वो इस 500 साल की गलती को देखते हैं। 500 साल मिले थे हमें, अब 1000 साल बाद हम फिर से उसी स्थिति में हैं, तो हम आज भी नहीं सीखेंगे। आज हमें हमारा पूरा जो मिशन है वो ये होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल ही हमें ये फ्लिप कर देना है हमारे टारगेट्स को, गोल को, कि पाकिस्तान को डिसमेंटल करना यही हमारा टारगेट है। वो हमला करेगा तो बचेंगे, वो हमला करने ही वाला है, वो आतंकवादी हमला करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो टारगेट फिक्स है, उसको भारत का गजवाए हिंद करना है। वो बांग्लादेश वालों का भी फिक्स है, तो उनका टारगेट फिक्स है। हमें फिक्स करना है कि हम इनको यहां नहीं रहने देंगे या इनको डिसमेंटल कर देंगे, ताकि हमारे यहाँ के अंदर की जो सिविलाइजेशन है वो सेफ हो जाए। कम से कम 500 साल बाद आज हम ये सबक सीखे। और मेरी जो कंप्लेन इस पूरी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रही वो यही थी कि ये जो एक चेंज ऑफ माइंड है वो आज तक नहीं आ पा रहा है, और ये आगे आएगा कि नहीं वो भी एक सवाल है। तो पीओके की बात मुझे लोग कह रहे थे कि पीओके हम ले लेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ, 26 लोग उन्होंने आपके आतंकवादी मार दिए थे, आप बदले की कार्रवाई कर रहे थे आतंकवादियों के ऊपर, उसमें इस तरह का वॉर हो गया, तो तुम पीओके लेने जाओगे तो क्या वो बैठे रहेंगे? तो पीओके लेने जाओगे जब तुम, तब भी यही हालत जनरेट होगी, तब तुम कहां तक जाओ पाओगे आगे। तो अल्टीमेटली आपको जो करना है वो वही करना है कि आप सीधा पीओके लेने जा नहीं पाओगे। जब वहां जाओगे तो वो एंगेज होंगे युद्ध में,
आपको फिर वही करना होगा। आपको दूसरी ओर से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को एक्टिव करना पड़ेगा। जब वो चारों ओर से प्रॉब्लम में आ जाएंगे तब आपको कहना पड़ेगा कि भाई पीओके मैं ले लेता हूं, तो बाकी जो जगह पर संभालना है संभाल ले। फिर भी आपको बलूचिस्तान और सिंध को तो अलग करना ही चाहिए। अब ये आपकी टोटल फुल टाइम जॉब, फुल टाइम टारगेट होना चाहिए। आपकी पूरी एक मंत्रालय, आपका पूरा एक मशीनरी आपकी उसके लिए काम करनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है, ये सभ्यता के भविष्य के लिए है। हमें सबक लेना है उन 500 साल पहले हमारे जो महान राजा थे, जिन्होंने 500 साल तक इन लोगों को रोक के रखा। कहीं पर नहीं हुआ पूरी पृथ्वी पे, हम लोग थे वो। लेकिन फिर भी उसमें एक दोष ये था कि वो ये नहीं सोच पाए कि हम वहां जाकर इनको मार दे ताकि हम हमेशा के लिए सेफ रहे। वो भी यही सोच रहे थे, वो आएंगे तो हम भगा देंगे, हम सामने से वार नहीं करेंगे। तो ये गलती जो ऐतिहासिक हमारे खून में या शायद हमारी मानसिकता में चली आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इससे थोड़ा छुटकारा पाना पड़ेगा। ये एक सभान और एक हमारे सनातन धर्म में जागरूकता धर्म मानी जाती है, जागरूक होना। तो जागरूकता हमें इतिहास के साथ प्राप्त करनी होगी। हमारे एक व्यक्ति, इंसान भी अपने जीवन में राउंड एंड राउंड चलता है। हम हमारे जीवन में भी कई बार एक की एक मेंटालिटी पे वापस आने लगते हैं। हमारे कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद एक ही तरह की मेंटालिटी में हम राउंड सर्कल में घूमते रहते हैं। जागरूक इंसान वो होता है जो सर्कल में नहीं घूमता, वो सबक लेके नेक्स्ट राउंड में चला जाता है। एक सभ्यता भी इसी तरह चलनी चाहिए, हमें ये सबक ले लेना है। तो ये पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर वाला मसला रहा और इसमें मेरी जो असंतोष पूरा चल रहा था वो यही था। और मैं आशा रखता हूँ कि ये बात शायद उन लोगों तक पहुंचेगी, हमारे मुख्य सरकारों तक, हमारी मशीनरी तक, कि जो मेन चीज करनी है वो ये है, पहले हमें हमारा गोल चेंज करना है। हमारा दृष्टिकोण जो है उसको थोड़ा स्पष्ट करना है। ये बात समझनी है कि हमें उनको वहां से डिसमेंटल करना है, हमें उनको अंदर नहीं आने देना है। तो यही था। और मैं मोदी सरकार से काफी, देखिए मोदी सरकार की कोई कंप्लेन हो ही नहीं सकती। मोदी सरकार ने वो किया है जो पिछले 15-20 सालों में और कोई सरकार नहीं कर पाई थी, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं कर पाए थे। मान सकते हैं कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, जो तो इस बार तो मोदी जी के पास भी नहीं है, लेकिन एक कन्विक्शन चाहिए उसके लिए। लेकिन ये जो टिट फॉर टैट शुरू हुआ है कि वो हमें मारेंगे, हम उनसे 2 गुना 3 गुना लोग वहां मारेंगे, वो भी सही नहीं है। ये आगे कहाँ चला जाता है फिर एक वक्त के बाद। ये पाकिस्तान 60-70 सालों से यही होता था कि वहां पे अगर कोई अंदरूनी टेंशन होता है तो वो सीधा भारत पर कोई आतंकवादी हमला करवा देते थे, ताकि वहां पर स्थितियां नॉर्मल हो जाए और सबका ध्यान भारत पे हो जाए। तो इससे क्या होता है कि ये फिर आपकी रणनीति का टैक्टिक बनने लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया, पाकिस्तान ने फायरिंग की, आप एक युद्ध की माहौल खड़ा कर दो, यहाँ की पॉलिटिक्स करा दो, यहाँ की पॉलिटिक्स को उस ओरिएंटेड कर दो। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन आगे चल के जब आपकी ये परमानेंट पॉलिसी यही टिट फॉर टैट हो जाएगी तो फिर वो सारी विकृतियां भी इसमें आने लगेगी। तो उससे भी हमें बचना है। तो मैं मानता हूं कि ये राउंड एंड राउंड वाली स्थिति में हम ना फंसे, और ये एक नई जागरूकता के साथ हम बिल्कुल सीधा एक नया टारगेट लॉन्च कर दें कि हमें पाकिस्तान को डिसमेंटल करना है आने वाले 15-20 सालों में। और वहां पे 3 या 4 देश हम बनाएंगे, उसमें से पीओके हम ले लेंगे। और ये जब हम करेंगे तभी जाकर हम भारत की जो इस्लामिक पॉपुलेशन है उसमें वो इस्लामाइजेशन का जो स्वप्न है उसको कम कर पाएंगे, और उनको तत्वज्ञान पर हम पुश कर पाएंगे कि आप मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म पालो, लेकिन उसके तत्वज्ञान के बेस को फॉलो करो। यहाँ बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए कुछ नहीं है। देखो, एक पाकिस्तान बना था, वो भी खत्म हो गया, उसमें भी 3-4 देश बन गए और वो सब अपना अपना कुछ कर रहे हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे अपना करो, फिर अब आप उन्हें मैसेज दे सकते हैं। जब तक पाकिस्तान वहां फल फूल रहा है, आप ये मैसेज उनको नहीं देख सकते, क्योंकि वही उनका सपना है, वो यहाँ पे वो करने की कोशिश करेंगे। अब पाकिस्तान को भी एक दूसरा जो मुझे इसमें समस्या जो ये अधूरा छोड़ के मतलब पाकिस्तान को अधूरा छोड़ के जो आए हैं, मिशन तो अकम्प्लिश मानूंगा मैं, लेकिन पाकिस्तान को अधूरा छोड़ के जो आप आए हैं उसमें मुझे एक डर ये भी है कि इतना अंदर जब आप घुस गए और इतने ज्यादा सख्त उन पर आक्रमण किया आपने, तो इंसान भी जाग जाता है। ये तो पूरी इंसानों की टोली है, तो देश है, वो जाग जाते हैं कि ओ माय गॉड, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है उनमें कि ये तो हम तो खत्म होने की कगार पे थे। देखो इंडिया कितना शक्तिशाली बन गया और हम कहाँ पे आ गए। तो वो यहाँ से सुधरना शुरू कर देंगे और वो 1970 तक जो थे वो वापस उस तरफ जाना शुरू कर देंगे कि कैसे हम वापस वो हो जाए। अब पाकिस्तान जब सुधरेगा, वहां आतंकवाद अगर कुछ कम करता है या कुछ ट्रेड वगैरह शुरू करता है, तो वो
सुधरने का मतलब वो अच्छा इंसान या अच्छा बनने के लिए नहीं सुधर रहा है, वो इसलिए सुधर रहा है कि वो और ज्यादा शक्तिशाली होकर आपका वो गजवाए हिंद कर सके। उसका टारगेट तो वही रहेगा। तो आपको उसको वो समृद्ध नहीं होने देना है, उस तरह से आपको सुधरने नहीं देना है। ये भी अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी भारी एंटीबायोटिक वहां दे के आए हो लेकिन उसको मारा नहीं है उस बैक्टीरिया को, तो अब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसके खिलाफ। तो यही है। एक तो आपने ये भी जहां से आप जहां पे युद्ध आपने स्टॉप किया, वहां से आगे कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, वहां से आगे का कोई रास्ता बचता नहीं है वैसे। तो वहां से आपने जहां से युद्ध को छोड़ा, युद्ध विराम के वक्त में, वहां से आगे का रास्ता सिर्फ एक ही था कि आप उसको या तो पूरे उनके सारे एयरफोर्स के सारे ठिकानों को नष्ट कर दे, बिल्कुल ही खत्म कर दे, सारे प्लेन खत्म कर दे, और जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब वाली बात पे आ जाए तो फिर वापस पूरी दुनिया की सरकार, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका वगैरह आके इस बात को स्टॉप करा दे। तो स्टॉप तो वहां होना ही है। तो स्टॉप तो आगे जब आप जाएंगे तब भी आएगा इस मामले में, लेकिन उस स्टॉपेज के आने से पहले आपको करना क्या है? आपको करना है बलूचिस्तान और सिंध को अलग करना है। ये बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए आपके साथ। तो नेक्स्ट टाइम आप जब उनके अंदर घुसे, उसके पहले आप सिंध और बलूचिस्तान को बिल्कुल तैयार कर दीजिए कि जब मैं आऊं तुम तैयार होने चाहिए, 6-7 दिन में तुम्हारा जो तुम्हें करना है कर देना। इस तरह से आपको उनको तैयार करने में अब जो समय है आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो हम तो सामान्य नागरिक है, ऐसा ही मान लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि आप अगर कोई पद पे नहीं है तो आप कौन है बोलने वाले, नरेंद्र मोदी को ये पता नहीं होगा, ऐसा वगैरह। आप तो एक आदमी सही है, बाकी सब, ये सारी बातें आती है। एक आदमी ही सही होता है, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में जो आत्मन है वही ब्रह्मन है। तो एक व्यक्ति जब सत्य को देखने की कोशिश करता है, सारे लाभ हानि को त्याग कर, तो वो पूरे ब्रह्मांड की चेतना के साथ जुड़ा होता है। वो स्पष्ट देख सकता है क्या है सही है, क्या गलत है, और वो व्यक्ति सत्य को ज्यादा अच्छी तरह से निष्पक्षता से कह सकता है, और वो ज्यादा लाभकारी होता है। तो ऐसे इंसानों को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए जहां कहीं भी है। जो अकेले है, कोई पद लेने के लिए नहीं बैठे हैं, पद की लालसा में नहीं है, और ना ही किसी और डर की वजह से भी चुप नहीं है। वो अपना जो मन है वो बोल रहे हैं, उनकी नीयत सही है। अगर आपको लग रहा है तो उनको सुनिए, उनको डाउन मत कीजिए। ये जो टोलाशाही हमने शुरू कर दिया कि मोदी के खिलाफ तो कुछ आनी ही नहीं चाहिए, ये इनसिक्योरिटी की भावना बंद कर दीजिए। मोदी जी को भी सही विचारों की जरूरत पड़ेगी। चारों ओर वाह मोदी जी करने वाले लोग होंगे तो वैसे राजाओं का तो विनाश इतिहास में हुआ है, हमेशा विनाश ही हुआ है। तो सही विचारों को आप भी दीजिए। और मोदी जी हम सबके हैं, इसलिए हम सबके हैं क्योंकि वो हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। वो जो भारत की सभ्यता चाहती है उसको पूरा करने का उन्होंने दावा किया था, इसलिए वो हमारे हैं और हमने उनको बिठाया है। तो उन आकांक्षाओं में अगर कुछ कमी रह रही है और सिर्फ वाह मोदी जी अगर मेन चीज बन जाती है तो वो हमारा टारगेट नहीं है। यहाँ बड़ा वो होता है जो अपना काम करके निकल लेता है, अपनी वाहवाही की परवाह नहीं करता, वो महान इंसान होता है, और मोदी जी वो है। तो बस हमें मुझे यही विचार देने थे। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ मेनली कह दिया है, और आशा रखते हैं अगली बार जब भारत वहां एंट्री मारेगा जिस किसी में, क्योंकि पाकिस्तान तो हमला करेगा ही, डर मुझे यह है कि वो थोड़ा सुधर के सशक्त होने के बाद कुछ करेगा। और उस वक्त हमारी आज जितनी मिसाइलें वहां पड़ रही थी और आज इस बार कोई प्लेन हमारा क्रैश नहीं हुआ, उस वक्त हमें थोड़ी ज्यादा रेजिस्टेंस फील करनी पड़ेगी। मुझे सबसे ज्यादा डर ये है कि उसमें अगर इतनी शक्ति और समझदारी ना आ जाए कि वो सिंध और बलूचिस्तान को कैसे अपने साथ जोड़ ले, लालच देकर, वहां कुछ विकास कार्य देकर या कुछ ऐसा करके। तो ये सब अब आपने उसको छोड़ दिया है तो वो सब सोचेगा कि वो कहाँ गिरा हुआ है। और क्योंकि आपने तो उसको बिल्कुल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर लाके छोड़ दिया कि मैं नष्ट हो सकता हूं, आपने बिल्कुल उसके गले पर तलवार लाके रख दी और फिर छोड़ दिया। तो अब वो पूरा उसकी दिमाग यही चलेगा कि कैसे फिर से ये तलवार मेरे गले तक ना आए। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि फिर से मैं कैसे वहां पे उसके गले पर तलवार रख दूं और काट भी दूं बलूचिस्तान और सिंध को, और उस वक्त तक मैं सिंध और बलूचिस्तान को कैसे तैयार करूं मेरे लिए, भारत के लिए। तो मेरे विचार यही थे। और मैंने कुछ जहां बड़े बड़े थिंक टैंक्स वगैरह के जो लोग हैं मुझसे जुड़े हुए, वहां तो मैंने विचार दे दिए थे। मैं डायरेक्टली किसी थिंक टैंक में तो नहीं जुड़ा हूं, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आप देखते हैं अलग अलग जगह पे,
उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनसे संपर्क में रहता हूँ और उनको ये बोलता रहता हूँ। लेकिन यहाँ गुजरात की मेरी ऑडियंस जो है, मेरे फॉलोअर्स जो है, मित्र जो है, मैं फॉलोअर्स किसी को मानता नहीं हूँ, मैं मित्र मानता हूँ। तो उनको मैं जब लिख रहा था तो मुझे लगा कि उनको थोड़ी असमंजस हुई कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मेरे पूरा जो विचार था वो ये था, और दैट्स इट। आप भी अपने विचार दीजिए, और हम सब भारत सरकार के साथ ही हैं, और मोदी जी ने बिल्कुल ही एक भारतीय को गर्व दिलाए वैसा ही कार्य किया है, और हमारी सेना को तो उन्होंने जो बनाया है ये एक माइलस्टोन है, और इसके बलबूते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए जो उनको तो पता होगा ही, कुछ अगर छूट रहा है तो वो भी मैंने इसमें सजेशन देने की कोशिश की। बस यही मेरी मंशा थी। थैंक यू वेरी मच। और विरल भट्ट भाई कह रहे हैं एकदम सत्य, अधूरी सारवार भविष्य पर भारी खतरा रह सकता है। बिल्कुल, मैंने वही कहा। तो और ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। तो अभी क्या है ना, लोग आहत हो जाते हैं, मोदी जी को आप कह रहे हो, कुछ लोग तो देश विरोधी होने की बात लेके आते हैं। अब ये सब बकवास तो मुझे फिर वो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। 2 दिन पहले जो डीएस्केलेट की बात कर रहे थे वो देशद्रोही थे, अगले दिन डीएस्केलेट कर दिया सरकार ने, तो फिर उसका विरोध करने वाले लोग देशद्रोही। ये पूरी जमात थोड़ी स्टेबल हो जाए, वो भी थोड़ी बुद्धिजीवी तो बने। बिल्कुल ही ये मोदी जी ने किया तो वाह मोदी जी ने ये किया तो वाह मोदी जी। मोदी जी कुछ भी करेंगे वो टॉप शीर्ष पे है, वो कुछ भी करेंगे, उनकी परिस्थिति होगी वही होगा, हम जानते हैं। लेकिन ग्राउंड पे बैठे हुए लोग जो मोदी जी के फॉलोअर्स है, वो भी अपना विचार, अपनी जो अनुभूति है, अनुभव है, अपना जो उनका मन जो है वो तो बोलेंगे, उसको बोलने देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पूरा एक कवर बना करने की कोशिश समाज में मत करो, थोड़ा मुक्त रखो। मनुष्य की चेतना मुक्त रहनी चाहिए, तभी एक समृद्ध समाज का और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो ऐसी ही बात थी। धर्मेश भाई कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एडवाइजर नोज वेल व्हाट टू डू विद पाकिस्तान। हाँ, वही मैंने कहा कि ये तो है ही, हम मान लिए, हमें कोई अभिमान नहीं है कि हम कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा भी हम मान के नहीं जीते कि हमें आंख बंद करके, दिमाग बंद करके सो जाना चाहिए, क्योंकि वो सब ऊपर वाले बैठ के जानते ही है। ऐसा हम नहीं मानते, मैं कम से कम नहीं मानता, और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं मानते। हमारे जैसे ऐसे लोग, छोटे मोटे लोग जो होते हैं, वो अपने विचार देते हैं, वो वहां पहुंचते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली अपने आप को छोटा प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी कॉन्टेक्स्ट कहाँ टच हुए होते हैं, उनको पता नहीं होता लोगों को। तो कोई इंसान छोटा नहीं है। जब उसके मन से, उसके हृदय से बात अगर सत्य निकल रही है तो वो छोटा नहीं है। वो जो हमारा पर ब्रह्म है, परम चेतना है, उससे जुड़ा हुआ है, उसका प्रतिनिधित्व करके, उसका वहन कर, उस चेतना का मैसेज लेकर वो आ रहा है। तो उसको छोटा मत समझो। जहां कहीं से भी सत्य बोला जा रहा है वो इंसान बड़ा है, उसको रिस्पेक्ट दो, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो। खैबर पख्तून को बिल्कुल आपने पूरी दुनिया पर राज करवाना चाहिए, मैं इसमें नहीं मानता। हमें पूरी दुनिया पर राज नहीं करना है, हमें बस संसार में सत्य को स्थापित रखना है और मानवता को स्थापित रखना है। पाकिस्तान का भी विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जिस आइडियोलॉजी को और जिस वे ऑफ लाइफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें मानवता नहीं है। क्योंकि वो हमने उनको 75 साल उनको देश दिए हुए, उनको जमीन दिए हुए 75 साल से ऊपर हो गया, और उन्होंने उस देश का क्या हासिल किया हम जानते हैं। वहाँ पे हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, वो सारे माइनॉरिटीज का क्या हाल किया वो हम जानते हैं। तो सनातन धर्म और सनातन सभ्यता को जीवंत रखने का एक कारण ये नहीं है कि मैं अपने आप को जीवंत रखना चाहता हूँ, नहीं, वो इसलिए है क्योंकि ये वो सभ्यता और विचारधारा है, जीवन पद्धति है जो पूरी मानव जाति को अपने स्वतंत्रता देती है ईश्वर को प्राप्त करने की, अपने मार्ग को अनुसरने की। वो ठोस, उसको गुलाम नहीं बनाती है किसी नियम में, किसी एक ईश्वर के नाम में, और वो सारी जो बोलते हैं कि कट्टरता उसको नहीं देती है। उसको सिर्फ एक ही कट्टरता दी जाती है कि तुम मरने से पहले अपने आप को स्व अनुभव कर लो कि तुम कौन थे, और ताकि तुम्हारे जो ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे तुम मुक्त हो सको। तो वो आध्यात्मिक सभ्यता है जहाँ मनुष्य को एक आध्यात्मिक लक्ष्य दिया जाता है जीवन का। इस वजह से वो जीवंत रहनी चाहिए। इस वजह से उस सभ्यता का जो घर है भारत भूमि, वो भारत भूमि भी बचनी चाहिए। ये भूमि का टुकड़ा तो पृथ्वी का है, तो वो तो रहेगा ही, चाहे इस पे हिंदू मर जाए और क्रिश्चियंस आ जाए या मुस्लिम कब्जा कर ले, तो भूमि का एक टुकड़ा तो रहेगा, लेकिन वो फिर भारत नहीं होगा। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारत एक राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का अर्थ है कि वो एक
इतिहास से जीने वाला एक पुरुष है। भारत जो है वो 2000, 5000, 15000 साल वर्ष की उम्र वाला, आयु वाला एक पुरुष है, जिसके अपने अनुभव है, जिसके अपने सिद्धांत है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें उस 15000 की ये सभ्यता का जो ये राष्ट्र पुरुष है भारत नाम का, उसमें 1000 साल पहले जो हमारा अनुभव है, ये सिंध, और 500 साल तक हमने आज के पाकिस्तान में इन लोगों को रोक के रखा था, उसके अनुभव में ये है कि मैंने उस वक्त अगर उन लोगों को वहां जाकर खदेड़ दिया होता तो आज मेरी भूमि इस हाल में ना होती, और वहां पर भी कुछ अच्छी सभ्यता, मेरी सभ्यता जीवंत होती। तो ये गलती हुई है इस भारत नाम के राष्ट्र पुरुष से 1000 साल पहले। वो अब 1000 वर्ष बाद फिर से ना हो, यही उसका भाव है और यही इसका मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। अब इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। सबका આભાર, બધાનો આભાર ભાઈઓ। હિન્દીમાં એટલા માટે કરું છું કારણ કે કદાચ ક્યાંય ગુજરાત બહારના જે લોકો છે એમને સેન્ડ કરવું હોય, શેર કરવું હોય તો કરી શકાય। થેન્ક યુ વેરી મચ। જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ।